बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विसेज में सप्लाई चेन होती है या नहीं होती? पीछे जो एक वीडियो थी कि सप्लाई चेन का कंप्लीट प्रोसेस, उसमें मैंने कहा था कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए है। जिस जगह पे कुछ गुड्स बन रही हैं वहाँ पे सप्लाई चेन किस तरह से प्रोसेस करती है, तो उसके बारे में वो वीडियो बनाई थी। लेकिन साथ ये भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी सप्लाई चेन दूसरी जगहों पे फंक्शन कर रही होती हैं, जिनमें सर्विसेज भी हैं और वर्क्स भी हैं। जैसे कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन से चले रखते हैं सारे जानते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 गुड्स होती हैं, नंबर 2 सर्विसेज होती हैं, नंबर 3 वर्क्स होता है। नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रीट किया जाता है, वर्क्स को नहीं किया जाता। लेकिन इंटरनेशनली जितनी भी डेफिनेशंस हैं और जहाँ पर भी मैनुअल होता है, जहाँ पे प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पे हमेशा गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स को तीनों को मेंशन किया जाता है। तो गुड्स तो आप समझ रहे हैं, वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्रोक्योरमेंट की प्लेलिस्ट में, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ कि गुड्स कोई भी जो फिज़िकल पोसेशन रखती हो, कोई फिज़िकली कुछ सॉलिड चीज़ हो, उसको गुड्स कहा जाता है कि ये कुछ चीज़ है। और सर्विसेज नॉलेज, एक्सपीरियंस या कंसल्टेंसी, मतलब वो इल्म होता है जो कि आप किसी को देते हैं, सेल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, मतलब वो नॉलेज जिससे किसी को फ़ायदा पहुंचे, वो सर्विसेज होती हैं। और नॉर्मली सर्विसेज को अगेंस्ट पेमेंट ही किया जाता है कि जैसे वकील अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देता है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देता है, तो जो भी नॉलेज अपना सेल करता है उसको सर्विसेज कहते हैं। और नंबर 3 है वर्क्स। वर्क्स मजमुआ होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी जिस जगह गुड्स और सर्विसेज दोनों कंबाइन हो जाए तो उसको वर्क्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस कमरे को पेंट करवाना है, तो मैं एक बंदा बुलाऊंगा, मैं उससे कहूँगा कि भाई ये एक कमरा है तो आपने खुद ही पेंट ले आना है और ख़ुद ही इसको कर देना, तो मुझसे एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लें। तो वो मुझे कहेगा कि जी 1000 का पेंट आएगा, 1000 रुपया मैं लूँगा, तो 2000 रुपया मुझे दे दे। तो अब मैं जो उससे नेगोशिएट करूँगा वो टोटल एग्रीगेट करूँगा कि गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को कहूँगा कि अच्छा यार ऐसे करो 1800 ले लो और कर दो। तो अब वो 1800 जो डन हुआ है उसमें उसने गुड्स भी प्रोवाइड करनी है और सर्विसेज भी देनी है। अदरवाइज़ अगर मैं उसकी सिर्फ सर्विसेज लूँ तो मैं उसको कहूँगा कि आप बस अपनी लेबल लगाओ, इसको पेंट कर दो, लेकिन पेंट मैं खुद ला दूँगा, फिर वो सर्विसेज हुई। और अगर मैं गुड्स ले आऊँ और ख़ुद कर लूँ तो इसका मतलब कि मैंने पेंट ख़रीदा और ख़ुद ही कर लिया, तो ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और वर्क्स हैं। यानी गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी होती हैं तो वर्क्स बन जाता है। तो अब जो सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेड है उसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रोसेस आपको बता दिया था। लेकिन जो बड़ा सेक्टर है जो सप्लाई चेन का बेनिफिट ले रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन दूसरे सेक्टर भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं जिसमें सर्विसेज और वर्क्स हैं। तो सर्विसेज और वर्क्स किस तरह से बेनिफिट ले रहे हैं ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्विसेज को पहले देखते हैं कि सर्विसेज 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर सर्विसेज के साथ गुड्स की सप्लाई भी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई आफ्टर सेल सर्विसेज, आपने कोई प्लांट मशीनरी लगाया, कोई मशीन घर में ख़रीदी, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मशीन जो कि बाद में सर्विसेज में जाती है, जैसे उसका कोई पार्ट्स ख़राब हो गया, कोई उसको ज़रूरत पड़ गई रिपेयरिंग की, तो उस वक्त जो आप सर्विसेज हायर करेंगे कंसल्टेंट की, तो वहाँ पे वो सर्विसेज भी दे रहा होगा और आपको उसके पार्ट्स भी सप्लाई कर रहा होगा। तो ये थोड़ी कम्प्लेक्स जो है वो सप्लाई चेन होगी। यानी सर्विसेज में जो कम्प्लेक्स सप्लाई चेन होगी वो होगी जहाँ पे वो कंसल्टेंसी प्लस पार्ट्स सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई पार्ट्स वगैरह या कोई ऐसी फिज़िकली गुड्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो सिंपल सर्विसेज होती हैं, इजी सर्विसेज होती हैं। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को कंसल्टेंसी दे रहा है, वकील दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह यहाँ पे कुछ गुड सप्लाई नहीं हो रही साथ, तो वो सिर्फ अपनी सर्विसेज सेल कर रहा, तो ये थोड़ी सिंपल सी सप्लाई चेन होगी। लेकिन सप्लाई चेन बहरहाल दोनों जगह पे होगी। कैसे होगी ये मैं आपको भी बताता हूँ कि जब आफ्टर सेल सर्विसेज जिसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे मशीन ख़राब होगी तो पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये कम्प्लेक्स सप्लाई चेन है। तो यहाँ पे आपको पूरी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। वो जितने पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं उस मशीन के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो सारे आपको पीछे रखने पड़ेंगे। उनकी सोर्सिंग होगी, उनकी परचेजिंग होगी, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर उसकी वेयर हाउस मैनेजमेंट होगी, फिर वहाँ से इशूंस होगी। तो ये सारा प्रोसेस जो सप्लाई चेन के बैक एंड का प्रोसेस है वो सारा उस सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जब कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी उन पार्ट्स की तो वहाँ से वो स्टोर इशू करेगा। जिस तरह से स्टोर प्रोडक्शन को पार्ट्स या रॉ मटेरियल इशू करता है, इस तरह से स्टोर वो पार्ट्स उस
एंड यूज़र को जिसकी वो मशीन ठीक हो रही है उसको इशू करेगा, और वहाँ पे एक बंदा पार्ट्स प्लस अपनी सर्विसेज यानी एक्सपर्टीज़ जो उसकी ट्रेंड स्किल्स हैं वो जाके सप्लाई करेगा। तो वो उस मशीन को पार्ट्स भी देगा प्लस अपनी कंसल्टेंसी भी देगा। तो इस तरह से ये एक सर्विसेज में कम्प्लेक्स सप्लाई चेन का सिस्टम है। और आफ्टर सर्विसेज फिर वो उससे वही फीडबैक लेगा कि कैसे आपको कैसी सर्विसेज लगी, आपकी मशीन ठीक है, और फिर कुछ देर बाद फिर पूछेगा कि आपकी जो मशीन है वो वेल वर्किंग कर रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये पूरा सप्लाई चेन का सिस्टम बैक एंड और फ्रंट एंड का सर्विसेज में भी इम्प्लीमेंट होगा, सिमिलरली जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लीमेंट हो रहा था, जो कि लास्ट वीडियो सप्लाई चेन का कंप्लीट प्रोसेस में बताया गया। तो अब देखते हैं कि सर्विसेज में सिंपल सप्लाई चेन क्या होती है। तो सिंपल सप्लाई चेन जैसे वकील है, डॉक्टर है और इसी तरह के और लोग हैं, कोई ट्रेनर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है, कोई स्किल्स ट्रेनर है, तो वो लोग सिर्फ नॉलेज सेल कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहे हैं। उन्होंने कोई फिजिकली कोई गुड्स कमोडिटी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी। तो वो लोग जो सिर्फ सर्विसेज देते हैं, नॉलेज सेल करते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई चेन थोड़ी सिंपल हो गई। वहाँ पे बैक एंड का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि ना आपने सोर्सिंग करनी है, ना कुछ परचेज करना है, ना स्टोर करना है, ना ट्रांसपोर्टेशन करनी है। लेकिन जो फ्रंट एंड का प्रोसेस होता है वो सारा होगा कि आपने जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर्स की एग्जांपल लें या वकील की लें, तो जैसे ही डॉक्टर अपने पेशेंट को कोई प्रेस्क्रिप्शन देगा, कोई मशवरा देगा, उसको बताएगा कि इस तरह से खाना है, इतने दिन तक खाना है, और फिर मुझे बताना है कि आप ठीक हुए या नहीं हुए। तो इस तरह का जब वो अपना कंप्लीट प्रोसेस कर लेगा, तो उसके बाद डॉक्टर का जो असिस्टेंट होगा वो उसको कुछ टाइम के बाद कंसल्ट करेगा कि आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और फीलिंग बेहतर है, या कोई प्रॉब्लम तो हमें बताएं, हम आपको फ़ोन पे बता देते हैं, या आप ज़्यादा सीरियस है तो विज़िट कर लें। तो ये जो फीडबैक है फिर कस्टमर के साथ, ये फ्रंट एंड की सप्लाई चेन का प्रोसेस है, जिसमें आप कस्टमर से इन टच रहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस सिर्फ आपके फीडबैक यानी कस्टमर सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप सिर्फ अपना नॉलेज शेयर कर लें, कोई मोटिवेशनल ट्रेनर मोटिवेशन दे रहा है और वो उसको अपना लेक्चर देने के बाद उनको भूल जाए, या डॉक्टर मशवरा देने के बाद भूल जाए, वकील केस जीतने या हारने के बाद भूल जाए, तो वो कस्टमर वहीं पे डेड हो जाएगा। कस्टमर उसी वक्त रिपीट ऑर्डर में आता है, वो अपने नए लोगों को भिजवाता है, अपने बच्चों को भिजवाएगा, भाई को भिजवाएगा, जब वो खुद सेटिस्फाइड होगा। और उसकी सेटिस्फैक्शन जो बेस कर रही होती है वो उस बंदे की जो सेल कर रहा है सर्विसेज, उसके फीडबैक, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि डॉक्टर या वकील की एग्जांपल दी कि जब ये अपने क्लाइंट से इन टच रहेंगे, जो उन्होंने बताया है उनको उसके मतलब पूछते रहेंगे, उनके साथ शरीक रहेंगे कि वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो किस तरह की है, उनको किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं, तो वहीं पे वो सेटिस्फाइड होगा कस्टमर उनका। तो जब सेटिस्फाइड होगा तो वो उनका रिपीट कस्टमर होगा और भी बहुत सारे लोगों को साथ लेके आएगा। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं वहाँ पे फ्रंट एंड की सप्लाई चेन काम करती हैं, और जो सर्विसेज विद पार्ट्स या रिपेयरिंग टाइप की सर्विसेज होती हैं वहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं जो वर्क्स है कि वर्क्स में सप्लाई चेन किस तरह से काम करती है। तो वर्क्स भी जैसा कि बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज की कम्बिनेशन है कि उसमें गुड्स भी आती हैं और सर्विसेज भी आती हैं। तो वो बड़े सप्लायर और वेंडर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है, अगर आपने पूरी एक बिल्डिंग बनानी है तो आप किसी भी इंजीनियर से ये नहीं कहेंगे कि सीमेंट मैं लेके दूंगा, लकड़ी तुमने लेनी है, सरिया वो लेके देगा और फलां ऐसे हम वो एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी पर स्क्वायर फुट ये बिल्डिंग इतनी मंजिला बिल्डिंग है, इतना इसका एरिया और इतना ये मेजरमेंट बनती है, तो आप हमसे पर स्क्वायर फुट एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लें, मटीरियल भी आपका, लेबर भी आपकी, फिनिशिंग भी आपकी। तो इस तरह से वो सारा जो है उसमें गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो वर्क्स के अंदर गुड एंड सर्विसेज का मतलब है कि बैक एंड का प्रोसेस भी होगा सप्लाई चेन का और फ्रंट एंड का प्रोसेस भी होगा सप्लाई चेन का। तो इस तरह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती है और इम्प्लीमेंट हो रही होती है वो मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद वो सर्विसेज हैं जहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज आ रही होती हैं, और फिर जो लाइट सा सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो सिंपल सर्विसेज जहाँ पे सिर्फ
नॉलेज को सेल किया जाता है, एक्सपर्टीज सेल की जाती है, वो सेक्टर है। तो इस तरह से 3 डिफरेंट सेक्टर होते हैं सप्लाई चेन के, कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हो रही होती है, सर्विसेज में भी हो रही होती है, और वर्क्स के अंदर भी हो रही होती है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।